जिस तरह से अभी हमने लेवल्स ऑफ थिंकिंग को स्टडी किया, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। टाइप्स ऑफ थिंकिंग में जो चीज़ें आती हैं हमारे पास, उसमें आ जाता है ऑटिस्टिक थिंकिंग है, रियलिस्टिक थिंकिंग है, और कंक्रीट थिंकिंग है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। सो नंबर वन हम कंक्रीट थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। कंक्रीट जो है वो सरफेस थिंकिंग होती है, यानी आप जस्ट बात किसी भी चीज़ के बारे में सुनते हो और कोई भी सडन फैसला कर लेते हो, बगैर सोचे समझे आप कोई भी फैसला कर लेते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड कंक्रीट थिंकिंग। और जो नेक्स्ट टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें होता है कि आप डेप्थ की तरफ जाते हो, आप गहराई, आप बात की गहराई तक जाते हो। तो जिस तरह से अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में इरशाद फरमाया ना कि जब कोई फासिक आपके पास खबर लेके आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो, तो ये मुसलमानों को भी गाइड किया गया है कि किसी भी चीज़ पे फौरी जो है ना वो फ़ैसला नहीं कर लेना चाहिए, पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। तो एक होती है कंक्रीट थिंकिंग और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इसको सिंपल याद रखने का जो आपका तरीक़ाकार वो ये होना चाहिए, कंक्रीट इज़ ऑल अबाउट सरफेस थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट इज़ ऑल अबाउट डेप्थ थिंकिंग। ठीक है, लेट्स से इसके अगर मैंने कहा आपसे कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि 2, 4, 8 एंड 12, तो आप फ़ौरन से कह दोगे कि दिस इज़, इसके सेंटर में जो आएगा वो 6 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी कंक्रीट थिंकिंग होगी कि आपने सडन से बगैर सोचे समझे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर मैं आपसे कहूँ नेक्स्ट जो है 1, 2, 11, 6, तो आप सोचना शुरू कर दोगे ना कि मैम ने ऐसा क्यों कहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये इसके बारे में आप थोड़ा सा टाइम लोगे। यानी एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब आपने किसी चीज़ को फैक्ट दिया है, आप आगे जाके उसको सोचोगे कि आगे क्या करना है, तो दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ बेटर दैन कंक्रीट थिंकिंग। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो हमेशा कंक्रीट थिंकिंग से बेटर होती है। अच्छा जी, ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या आता है, बेसिकली ऑटिस्टिक जो है ये गैर हकीकी होती है, यानी हकीकत से परे, हकीकत से दूर कोई भी जो चीज़ है ना आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसको हम डे ड्रीमिंग भी कहते हैं, यानी जिसका हकीकत के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हो जिसका ताल्लुक़ इंसान की सिर्फ अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर्स के साथ होता है। ये इंसान को खुश फहमी में मुब्तला कर देती है। लाइक अगर आपने ये सुना होगा ना बचपन में, हवाई किले तामीर करना, ख्याली पुलाव बनाना, ख्वाब देखना, जागते हुए में ख्वाब देखना, डे ड्रीमिंग करना, दिस इज़ कॉल्ड ऑटिस्टिक थिंकिंग, यानी गैर हकीकी जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आगे है रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग में आता है आपके पास ऐसी सरगर्मी, ऐसी सोच जिसमें इंसान माहौल में एडजस्ट होते हुए कुछ अमली इक़दाम करता है, कि यानी अगर उसको कोई मसला पेश आता है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, उसकी रीज़न्स को समझते हुए पास एक्सपीरियंस की हेल्प से उसके मसले को हल करने की कोशिश करता है। रियलिस्टिक थिंकिंग यानी हकीकी, अगर आपको मसला पेश आ गया, अब आप उसके सोल्यूशन की तरफ देखोगे। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप प्रॉब्लम्स की ही तरफ फोकस करते जाओगे तो यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स, कि आप सोचोगे कि ये भी प्रॉब्लम आ गई तो आपकी ज़िंदगी में और मुश्किलात आएंगी। जब आप उनके सोल्यूशंस की तरफ ध्यान दोगे तो आपके पास सोल्यूशंस भी आएंगे और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, राइट। इसकी आगे से जो है वो 3 टाइप्स हैं कि रीज़निंग पेपर में पूछा जाता है। रीज़निंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी मसले को परसीव करके उसका हल निकालने की कोशिश करते हो, उसको यानी आप क्या करते हो, रीज़निंग में क्या होता है, आप पूरी सिचुएशन को, होल सिचुएशन को परसीव करते हो, उसका परसेप्शन लेते हो, उससे आगाही लेते हो, और उसी सिचुएशन का पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। लेट्स से इसके आप देखते हो कि माजी में ऐसा कुछ हुआ, फिर आप उसको रीअरेंज करते हो, उसको नए से नए जो है उसे कोई फॉर्म देने की कोशिश करते हो, तो ये होता है रीजनिंग। फिर है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम बेसिकली कहते किसको हैं, ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई फौरी मुनासिब रद्द अमल ना किया, जैसे इसे हम प्रॉब्लम कहते हैं कि हमारे साथ ये मसला पेश आ गया है। तो लेट्स से इसके अगर आपके साथ अगर कोई घर में अचानक से कोई मेहमान आ गए मिसाल के तौर पे, तो आप फ़ौरन से सोचना शुरू कर देते हो कि आप क्या करें। मेहमानों की तादाद का आपको इल्म नहीं था, घर में इतना सामान नहीं है, आप फ़ौरन से सोचने लग जाते हो कि आप क्या करें। आप फ़ौरन से बाहर जाते हो और जाके आप देखते हो कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो डेली रूटीन की जो है वो मसाइल हैं, जिनके मसले के हल के लिए आप सोचने में मजबूर होते हो, मसाइल का हल जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप किस तरह से करते हो, आप अपने मेंटल स्टेट, मैंने बताया था मेंटल स्टेट है, फिर उसमें प्रेजेंट सिचुएशन है,
पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और इन्वायरमेंट फैक्टर्स को की हेल्प लेते हुए आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। फिर है इसी की जो रियलिस्टिक थिंकिंग की जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव यानी किसी मकसद के तहत कुछ सोचना। हम कहते हैं क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो लायानी बातों को सोचते रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जो कि डिजीज़ का कॉज बनती है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। ओवर थिंकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बुरी है और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी बुरी है ओवर थिंकिंग। तो एक क्रिएटिव थिंकिंग क्यों ना आप आज से हम क्रिएटिव थिंकिंग क्यों ना शुरू करें, यानी कोई ऐसी आपके थिंकिंग में कोई मकसद होना चाहिए, कोई पर्पज़ होना चाहिए कि हाँ हमने ये गोल अचीव करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये चीज़ें जो हैं पेपर में पूछी जाती हैं। इसी के हवाले से अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंटेलिजेंस यानी जहानत। हम सभी जानना चाहते हैं कि जहानत किसको कहते हैं, इसके मायने क्या होते हैं, क्या मफ़हूम होता है इसका, हम किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से कह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो इंटेलिजेंट है या ज़हीन है या हम लोग ज़हीन हैं या नहीं है। बेसिकली इंटेलिजेंस जिसको हम उर्दू में जहानत कहते हैं, ये लैटिन वर्ड है, यानी जो कि दो वर्ड्स का मिक्सचर है। एक है इंट्रा यानी जिसके मीनिंग होते हैं दरमियान के, और लेजर जिसके मीनिंग्स होते हैं इंतखाब करना, सेलेक्ट करना। तो इससे मुराद क्या हुआ, अगर इसी चीज़ को देखें तो इससे मुराद होता है कि फ़र्द का पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी वो एक्सपीरियंस जिसकी बिना पर वो अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर को सामने रखते हुए किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये अपनी अपनी हर किसी साइकोलॉजिस्ट की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। एक तो मैंने ये आपको बता दी। अच्छा, अब चलते हैं इंटेलिजेंस के टॉपिक की तरफ। बेसिकली इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे जो हैं साइकोलॉजिस्ट शुरू से इंटरेस्टेड हैं, वो शुरू से दिलचस्पी रखते हैं इस टॉपिक को स्टडी करने के हवाले से। और इस टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। जिस तरह से मैंने बताया था मेमोरी के हवाले से बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं, तो चूँकि हमारी ज़िंदगी की जो गोल को अचीव करना, अपनी डेस्टिनेशन तक जाना, तो हमारी मेमोरी प्रोसेसेस या हमारे इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये दोनों चीज़ें। तो साइकोलॉजिस्ट हमेशा से ही इनकी इंटरेस्ट लेवल पे रहा है ये दोनों टॉपिक्स। तो इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हर सोसाइटी में डिफरेंट होता है। ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। यानी कुछ लोग जो हैं वो कुछ सोसाइटी के लोग जो हैं वो इंटेलिजेंस को कल्चर की बिना पर देखते हैं, नॉर्म्स की बिना पर देखते हैं, बिलीव्स की बिना पर देखते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले लेता है वो इंटेलिजेंट है, ये उसकी जहानत है। और कुछ लोग जो हैं इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी इंसान अपना काम जितने अच्छे अंदाज में कर लेता है वो इंटेलिजेंट है। या कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर कोई शख्स जो है कोई पुराना काम न्यू अंदाज में कर दे, नए अंदाज में कर दे, तो वो उसकी जहानत है। फिर कोई शख्स अपना गोल कितनी जल्दी अचीव कर लेता है या वो अपनी डेस्टिनेशन अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छी, हमारे तो यही होता है ना कि अगर पढ़ लिया तो एक अच्छी जॉब अचीव कर लेनी। तो जो अच्छी पोस्ट पे होता है, अच्छी जगह पे होता है, हम उसे इंटेलिजेंट ही कंसीडर करते हैं। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है कि हमने इंटेलिजेंस को किस तरह से परखना है। जैसे मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ में बताया था कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने ही टेस्ट अपने अकॉर्डिंगली ही टेस्ट लेते हैं कि वो अगर लेट्स से इसके उन्होंने अगर जहानत का टेस्ट लेना है तो उन्होंने ही टेस्ट तैयार करना है। कि हो सकता है कि वो जल्दी याद करने वाला एक टेस्ट ले लें कि अगर कुछ लोगों को सामने बिठाया और उन्हें कुछ मटेरियल याद करने के लिए दिया जाए, जो जितनी जल्दी याद करेगा वो उतनी जल्दी जहानत को मैयर कर लेंगे। और कुछ होता है कि रिटन टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये वेरी करता है कि किस तरह से इंटेलिजेंस के टेस्ट लिए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है कि जहानत है क्या। बेसिकली जहानत जो है वो इनहेरिटेड भी होती है, इनहेरिटेड ही होती है बेसिकली। जैसे मैंने 68% आपको बताया था कि पेरेंट्स डिप्रेशन जो है, एंग्जाइटी, वो ट्रांसफ़र होती है बच्चों में। इस तरह से जहानत भी ट्रांसफ़र होती है, इनहेरिटेड होती है, जनरेशन टू जनरेशन जो है ये मूव करती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंट नहीं थे तो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होंगे। देखें, अगर बच्चों को बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए, ठीक है, तो हम उनके स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, हम उनकी जहानत को जो है इन्हेंस कर सकते हैं, हम उन्हें पढ़ा लिखा के इस काबिल बना सकते हैं कि वो अपना गोल आसानी से अचीव कर लें। तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिर्फ इनहेरिटेड है और बाकी हमने मेहनत नहीं करनी। तो मेहनत, हार्ड वर्किंग इज़
द की टू सक्सेस, हमेशा से ये कहा जाता है कि जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आपको कामयाबी मिलेगी। तो दिस इज़ द थिंग। अच्छा, ये जो चीज़ आ जाती है, जो इंटेलिजेंस है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको डायरेक्टली हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। इसके हवाले से यानी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट जो हैं साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में। टर्मन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है वो बेसिकली जहानत होती है, यानी सडन से कोई फ़ैसला नहीं कर लेना, आपने सोच समझ के कोई काम करना है तो वो जहानत है। इसके साथ डेविड वैक्सीलर कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसली, टू थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट, यानी हालात के तहत फ़ैसला करने, फ़हम हासिल करने और इस्तदलाल जैसे अहम नफ्सियाती अमाल का नाम जहानत है। तो ये अपनी अपनी उनकी जो है वो डायमेंशंस हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने बयान की हुई हैं, अपने अपने तौर पे इंटेलिजेंस को बयान किया हुआ है। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट की ही इन डेफिनेशंस को अगर हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें तो बेसिकली हम इसको 3 डायमेंशंस में डिवाइड करते हैं। तो इनमें सबसे पहले तो आ जाता है इंटेलिजेंस एज एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई इंसान कितनी जल्दी किसी माहौल में एडजस्ट हो जाता है अपने प्रेजेंट और अपने पास एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, कितनी जल्दी किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाता है। तो उनके अकॉर्डिंगली एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कुछ साइकोलॉजिस्ट का जो ग्रुप है वो ये कहता है कि जितनी जल्दी कोई इंसान एक माहौल में एडजस्ट होता है वो उसकी इंटेलिजेंसी को आइडेंटिफाई करेगा। फिर आ जाता है जी इंटेलिजेंस एज लर्निंग। सेकंड ग्रुप किसका आ गया है? इंटेलिजेंस एज लर्निंग, यानी इस नुक्ते के अकॉर्डिंगली इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं इस ग्रुप में वो कहते हैं कि जो इंसान जितनी जल्दी कोई चीज़ को सीखता है वो उतना ही इंटेलिजेंट है। तो मेरे ख्याल में टीचर्स का भी यही परसेप्शन होता है और डिफरेंट पीपल का भी यही फिनोमेना, वो यही समझते हैं कि जो इंसान जितनी जल्दी किसी चीज़ को सीख लेता है, किसी स्किल को सीख लेता है तो वो इंटेलिजेंट है। बेसिकली ऐसा होता भी है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आई टोल्ड यू कि जो इंसान बगैर सोचे समझे काम नहीं करता। एब्स्ट्रैक्ट का हमेशा याद रखिएगा कि डेप्थ में जाकर थिंकिंग हो रही है, सिर्फ सरफेस की थिंकिंग नहीं हो रही, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात सुनी और फ़ौरन से फ़ैसला कर दिया, बल्कि अंदर उसकी गहराई तक जाकर कोई काम करना, गहराई तक जाकर कोई फ़ैसला करना, सोचना। तो ये बेसिकली इंटेलिजेंस है। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी। जी क्लास, जो नेक्स्ट है हमारा वो है टॉपिक पर्सनैलिटी के हवाले से शख्सियत क्या होती है। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेट कर रहे होते हैं और साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर स्टडी। तो जब तक हम उसके सारी ट्रेड्स को नहीं समझेंगे, सारी टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं समझेंगे तो हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते। सो पर्सनैलिटी क्या है, शख्सियत क्या है, इसके बारे में भी सभी जानना चाहते हैं। बेसिकली जो पर्सनैलिटी है साइकोलॉजी में या साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में, जो पर्सनैलिटी है उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, आज हम वही पढ़ते हैं। पर्सनैलिटी इज़ अ लैटिन वर्ड। अच्छा जी, लैटिन वर्ड कौन सा है जी? पर्सोना। ठीक है, तो इसका मायने क्या है, इसकी मीनिंग्स है मास्क के। लैटिन वर्ड है पर्सोना और इसके मीनिंग्स है मास्क के। अच्छा जी, ये लैटिन वर्ड है और इसको मास्क कहा गया, यानी शख्सियत एक नकाब है। बेसिकली होता क्या था कि वहाँ पे जो स्टेज ड्रामास वगैरह होते हैं और इस तरह के, वहाँ पे जब ये ड्रामास वगैरह होते थे तो जो भी एक्टर्स होते थे, एक्ट्रेसेस होती थी, वो अपने मुंह पे एक मास्क चढ़ा लेते थे और मेकअप की जगह जो जिस चीज़ ने ली होती थी वो होते थे मास्क उनके। तो बेसिकली उन्होंने इसी चीज़ को के साथ डिफ़ाइन किया हुआ है कि हर इंसान ने अपने ऊपर, अपने फेस पे एक मास्क चढ़ाया हुआ है जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, उसकी शख्सियत कहते हैं। देखें, साइकोलॉजी में ना पर्सनैलिटी को बयान करना हमेशा से बहुत चैलेंजिंग रहा है। साइकोलॉजिस्ट हमेशा से इसके ऊपर रिसर्च करते रहे हैं क्योंकि देखिए, पर्सनैलिटी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया है। यानी हर किसी ने अपने अपने अंदाज में इसको डिफ़ाइन किया है कि ये है पर्सनैलिटी, कोई कहता है ये है पर्सनैलिटी। तो हर इंसान, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो फ़कीर है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, अमीर है, गरीब है, हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते अगर मैं इस तरह को हूँ तो नेक्स्ट पर्सन को भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। डैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है।
अगर आप देखो, अगर एक इंसान किसी के लिए अच्छा है तो दूसरे वही इंसान दूसरे इंसान के लिए बुरा भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? यही चीज़ें हम पर्सनैलिटी में समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सनैलिटी आखिर डेवलप कैसे होती है, किस तरह से पर्सनैलिटी में जो जो लैक्स रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं। आज हम यही इसी के नेक्स्ट जो है फ्रूइड की जो थ्योरी पढ़ेंगे उसमें स्टडी करेंगे। अच्छा, आपने ये भी नोटिस किया होगा कोई बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कुछ बहुत शाय हैं, कुछ एग्रेसिव बिहेव करते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कॉवर्ड होते हैं, डरपोक होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हर किसी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी। कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, कुछ जो है अपना जो सीक्रेट है उसको सीक्रेट कीपर होते हैं। तो ये हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो ये बेसिकली पर्सनैलिटी है। तो बेसिकली पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या हुई कि पर्सनैलिटी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी एक शख्स की, इंडिविजुअल के जो बिहेवियर, एटीट्यूड को डिफ़ाइन करे, डैट इज़ पर्सनैलिटी। ठीक है जी। तो ये जो आपके सामने आप चार्ट देख रहे हो, तो ये वही पर्सनैलिटी चार्ट है जो कि हमने अपने सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस किया था क्लास के पर्सनैलिटी को किस तरह से फोर जो है वो हिस्सों में, फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कोलेरिक है, मेलनकॉलिक है, सैंगुइन है, फ्लैग्मेटिक है। कोलोरिक जो है इसमें आ जाता है जो इस तरह के जो लोग होते हैं, इनका टेम्परामेंट, इनका करेक्टर किस तरह का होता है। करेक्टर तो नहीं, टेम्परामेंट ही कहेंगे। पर्सनालिटी टेम्परामेंट किस तरह का होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये किस तरह का बिहेव करते हैं इस तरह के लोग। जो कोलोरिक हैं, क्लोरिक के लोग जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं, एक्साइटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मेलनकॉलिक डिप्रेस्ड होते हैं और सैड होते हैं, खामोश रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो है वो अपना अपना टाइम खामोशी में गुजारते हैं। सैंगुइन जो है वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं और खुश रहते हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में खुश रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। फ्लैग्मेटिक जो है काम एंड पैसिव, मोस्ट ऑफ द टाइम इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि काहिल और सुस्त भी होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पर्सनैलिटी फोर पार्ट्स जिनको साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं कि इस तरह के ग्रुप्स में रखा हुआ है कि इस तरह के लोग इस तरह के होंगे, इस तरह के इस तरह के। क्लोरिक किस तरह के है, मेलनकॉलिक है, सैंगुइन है, फ्लैग्मेटिक किस तरह के होंगे। ये हमने सेकंड, मैंने लेक्चर में डिटेल के साथ बताया हुआ है, आप सेकंड लेक्चर भी देख सकते हो साइकोलॉजी का। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट पर्सनैलिटी का जो एक थ्योरी हमारे पास आती है वो साइको एनालिटिक आती है, पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें सिगमंड फ्रॉइड को हम स्टडी करेंगे। हमने सिगमंड फ्रॉइड को स्टडी किया था साइको एनालिसिस में कि जब किस तरह से इसको, फ्रॉइड का क्या कहना है, सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। और जो मैंने कुछ अहम पॉइंट्स आपको बताए थे, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने स्कूल ऑफ थॉट का आई गेस 6th लेक्चर जो है उसको लाजमी देखें। उसमें सिगमंड फ्रॉइड की पूरी कंप्लीट जो है वो मैंने हिस्ट्री बयान की हुई है। अच्छा, सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी के बिहाइंड कुछ ऐसे मोटिव्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं। और वह हिडन मोटिव्स कौन से हैं? उसके चाइल्ड एक्सपीरियंसेस, जिस तरह का उसके साथ बचपन में बिहेव हुआ होता है वो उसकी पर्सनैलिटी डायनामिक्स बिल्कुल वैसी होती है, बिल्कुल उसकी शख्सियत वैसी ही होती है जो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो एग्रेसिव हैं, बहुत सारे बहुत काम है, पैसिव है, हर सिचुएशन में काम पैसिव रहते हैं। तो बेसिकली आई एग्री, फ्रॉइड की जो थ्योरी है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है कुछ चीज़ों की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो थ्योरी है पेपर में भी पूछी जाती है। इस वजह से मैं आपके इसको ऐड किया है कि आपको इसको सही तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक तो ये हुआ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। दूसरा वो कहता है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको अनकॉन्शियस माइंड डिवाइड यानी कंट्रोल कर रहा है, सॉरी डिवाइड नहीं, कंट्रोल कर रहा है। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली इसने जहन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी। एक कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है और सब कॉन्शियस है। इसको हम प्री कॉन्शियस भी कह सकते हैं। कॉन्शियस सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कॉन्शियस बेसिकली आपकी प्रेजेंट सिचुएशन होती है, यानी आपकी शऊर की हालत जिसमें आप बोल रहे हैं। लाइक मैं बोल रही हूँ तो मैं अपनी कॉन्शियस कंडीशन में बोल रही हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सोई हुई हूँ और मैं बोल रही हूँ। मैं प्रेजेंट सिचुएशन में बोल रही हूँ, आपके सामने जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। तो यही बेसिकली होता है कॉन्शियस कंडीशन। और आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, आपको पता है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो,
ये सारी आप अपने शौर की हालत में करते हो। उसके बाद आ जाता है प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, जो कि शौर के बाद की, जिसको हम उर्दू में तख्ते शौर भी कहते हैं। बेसिकली इसको भी हम कॉन्शियस कंडीशन में ही रहते हैं। बेसिकली होता क्या है, इसको आपने किस तरह से याद रखना है कि सब कॉन्शियस जो है ये रिकॉलिंग का काम करता है। यानी देखिए, जो चीज़ आप अपनी कॉन्शियस कंडीशन में परसीव कर रहे होते हो ना, वो आपके सब कॉन्शियस में जाती है, ठीक है। सब कॉन्शियस वहाँ पे स्टोर करता है। जब आप उसको बहुत ज़्यादा दोबारा उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो, लेट्स से इसके अगर लेसन की बात की जाए, उसी को रिपीट करते जा रहे हो, तो देन वो आपके अनकॉन्शियस में चली जाएगी, फिर पक्की हो जाएगी, पुख्ता हो जाएगी। मैंने क्यों हमेशा आपको स्टूडेंट्स को मना किया है कि 1 घंटा 2 घंटा पहले पढ़ना छोड़ दिया करें, रिलैक्स रहा करें। उससे पहले दिन रात एक करें, पढ़ें, मेहनत करें, लेकिन पेपर से 1 घंटा पहले जो है अपने माइंड को रिलैक्स रखा करें, खाएं पिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा, वाटर इनटेक ज़्यादा करें। उसकी वजह ये होती है कि जो आपकी कॉन्शियस से जो मेमोरी आपके सब कॉन्शियस में होती है वो उड़ जाती है टेंशन, घबराहट, बेचैनी की सूरत में, ठीक है। तो जब भी एग्ज़ाम्स हो, अपने आप को रिलैक्स रखें 1 घंटा पहले, लेकिन उससे पहले आपने जो भी आप जिस तरह से है कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया करें, पढ़ा करें, मेहनत करें, जो मर्ज़ी करें, रात को सोई नहीं, जैसे जो आपको लगता है बेहतर वो आप करें। रात को सोने ना वाली बात मैंने इस वजह से की, क्योंकि मुझे लगता है कि खामोशी होती है, इंसान ज़्यादा प्रॉपर्ली अटेंटिव होके अपने लेसन को याद कर सकता है। तो जी ये है कॉन्शियस प्रेजेंट सिचुएशन आपकी, सबकॉन्शियस जहाँ पे रिकॉलिंग का काम होता है, आप कोई चीज़ दोहरा सकते हो। अनकॉन्शियस आउट ऑफ प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है, आउट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कॉन्शियस की जो है आप कह लें उलट जो चीज़ होती है, लाशऊर, जिसमें आप जो है कह लें कि और आपके ड्रीम्स का जो ताल्लुक़ है वो भी आपके अनकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। जो चीज़ें दबी हुई ख्वाहिशात हैं, वो इस तरह की चीज़ें आपके अनकॉन्शियस में होती हैं। तो वो कहता है, सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि जहन के 3 हिस्सों को उसने डिवाइड किया। उसका कहना है कि जो इंसान की पर्सनैलिटी को जो चीज़ें ट्रीट कर रही हैं, जो यू कैन से कि इंसान की पर्सनैलिटी को जो चीज़ें चला रही हैं, वो उसका अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी चीज़ समझना है आप पूछ लीजिएगा दोबारा जी। उसके बाद आ जाता है जी ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये चीज़ें। हाँ जी, इड, ईगो, सुपर ईगो। एक्चुअली फ्रॉइड की जो है पर्सनैलिटी, जो उसने थ्योरी का जो स्ट्रक्चर बयान किया हुआ है, उसमें सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो है आपके पास पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर आप लोग साथ साथ लिखते हैं, जब मैं इसके नोट्स भी दे दूँगी। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है, उसमें ये तीनों चीज़ें हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, उसका कहना है कि जो सेकंड जो है उसमें डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है जी पर्सनैलिटी डायनामिक्स। तो सबसे पहले हम पर्सनैलिटी डायनामिक्स को पढ़ेंगे, फिर हम इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी में जो चीज़ आती है वो है डायनामिक, पर्सनैलिटी डायनामिक्स। फिर आता है पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो है। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पर्सनैलिटी डायनामिक्स, यानी कौन सी 2 चीज़ें हैं ऐसी हैं जो कि इंसान की शख्सियत पर हुक्मरानी करती हैं, उसको कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है लाइफ मोटिव। वो लाइफ मोटिव को जो फ्रॉइड कहता है वो है एरोज। एरोज जो है ये लाइफ मोटिव है, आपको ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है। इसमें जो चीज़ आ जाती है वो है आपकी बेसिक नीड्स, आपकी हंगर, आपका थर्स्ट, अफज़ाइश नस्ल वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो सेकंड जो चीज़ आती है, सेकंड जो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी पे जो कि हुक्मरानी करती है, आपको कंट्रोल करती है, वो है थैनाटोस। ये नेगेटिवली होता है, थैनाटोस, ठीक है। उसका कहना है कि 2 चीज़ें हैं पर्सनैलिटी डायनामिक्स, यानी हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पर्सनैलिटी डायनामिक्स में थैनाटोस है, ये बेसिकली इंसान को लेके जाता है मौत की तरफ। ये डेथ मोटिव है, बहुत स्ट्रेंज है ना। यानी अगर ये इंसान के अंदर मौजूद है, इसका रुख, थैनाटोस का रुख इंसान की पर्सनैलिटी की तरफ है, तो इंसान हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, सुसाइड करने की कोशिश करता रहता है। तो ये चीज़ें, लेकिन अगर इसका जो थैनाटोस का जो रुख है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ हो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर थैनाटोस का जो है इंटरनल है, तो इंसान अपने साथ बुरा कर रहा है,
लेकिन अगर इसी थैनाटोस का रुख जो है इंसान की पर्सनैलिटी में वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, तो इंसान क्या करता है, एग्रेसिव बिहेव करता है, तोड़ फोड़ करेगा, हर वक्त क्रिटिसिज्म और लोगों के साथ बुरा सलूक करना, ये सारा कुछ जो है ना जिन लोगों में होता है वो उनमें थैनाटोस जो है वो इस तरह से मौजूद होता है। तो एक जो चीज़ है वो है पर्सनालिटी डायनामिक्स में जो है एरोस जो कि ज़िंदगी का मुहारिक है, थैनाटोस जो कि मौत का मुहारिक है, मौत की तरफ इंसान को डेथ की तरफ लेके जाता है। अच्छा, अब चलते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। इंसान की स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में आ जाता है जी 3 हैं चीज़ें, एलिमेंट्स जो हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इट जो है बेसिकली ये निकला है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जो इट से निकला है, ठीक है, जिसके मायने हैं आपके इमोशंस, तमाम तर जज्बात, ठीक है, वो चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं, जिस तरह के इमोशंस हैं आपको आने ही आने हैं। तो ये वो कहता है कि फ्रॉइड का कहना है कि इंसान के जो जहन से कुछ इस तरह की ख्वाहिशात निकलती हैं जो कि जिसको प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको इड कर रहा होता है प्रोड्यूस। इड से नेगेटिव भी निकल रही हैं, पॉजिटिव भी निकल रही हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो इड से जो ख्वाहिशात निकलती हैं वो सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो जब इड से निकलेंगी तो फिर चली जाएंगी। ये देखिए ज़रा, अच्छा मैं इसको ना इस तरह से बताती हूँ आपको ताकि आपको बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इड से ख्वाहिशात आपकी डिज़ायर्स निकली हैं तो यहाँ आ गई हैं ईगो। ईगो जो है ना आपकी अना, ईगो जो है वो आई यानी लैटिन वर्ड आई से निकला है जिसके मायने मैं, इसके साथ फ़ाइट होती है, ठीक है, किसकी, इड की फ़ाइट हो रही है ईगो के साथ। फिर ये ईगो ही बेसिकली आपकी डिसाइड करेगा कि मैंने इड की डिज़ायर्स को मानना है या नहीं मानना। मैंने भी आपको बताया इड की ज़्यादातर जो डिज़ायर्स हैं वो सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो ईगो जो है वो उसके साथ फ़ाइट करेगा, उसको बताएगा कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, बल्कि तुम्हें अपने पेरेंट्स या टीचर्स की जो टीचिंग है उसको फॉलो करना है, सोशल एथिक्स को फॉलो करना है, रिलीजियस एथिक्स को फॉलो करना है। तो अगर वो इंसान फ़ाइट करते करते इड की बात मान लेता है तो इट मीन्स वो सुपर ईगो तक नहीं जाता, वो इड का ही ग़ुलाम है। लेकिन अगर वो इसको क्रॉस करके चलता है आगे तो इट मीन्स वो सुपर ईगो की तरफ आ गया है, सुपर ईगो की तरफ आ गया है। यानी सुपर ईगो जो है वो आपकी पेरेंट्स एजुकेशन है, आपके टीचर्स की एजुकेशन है, यानी जिसको आम तौर पे हम लोग जो हैं वो जो एक होता है ना फेरी, छोटी सी फेरी बनी हुई, एक साइन, एक इमोजी भी इस तरह का बना हुआ, ऊपर एक राउंड सा सर्कल सा बना हुआ, उसके अकॉर्डिंगली हम डिफ़ाइन करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इट जो है आई वॉन्ट इट नाउ, आपको कहती मुझे अभी फ़ौरी चाहिए, यानी इट से जो डिज़ायर निकल रही है ना आपकी, वो कहेगी कि मुझे अभी और फ़ौरन ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। लाइक चॉकलेट की अगर मिसाल है, मैंने चॉकलेट खानी ही खानी है, लेकिन फिर वो जब क्लैश करेगी ईगो के साथ, ईगो मुझे बताएगी कि नहीं तुम डाइटिंग पे हो या तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए अभी, तो मैं क्या करूँगी, मैं इड की बात नहीं मानूंगी, मैं सुपर ईगो की तरफ चली जाऊँगी कि नहीं मुझे नहीं खानी, मैंने डिसाइड करनी है, ठीक है। तो ये आपको इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट है पर्सनालिटी डायनामिक्स भी हो गई हैं, अब हमारे पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से होती है कि इंसान की शख्सियत की नशोनुमा किस तरह से होती है। देखिए फ्रॉइड का कहना है कि हर बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, हर बच्चे की पैदाइश के बाद जो नशोनुमा के जो मराहिल होते हैं वो दर्ज झैल होते हैं, डिफरेंट होते हैं हर किसी के। लेकिन वो कहता है कि अगर उस टाइम पे उनकी किसी भी बच्चे की जो चीज़ पूरी ना हो तो उसमें फिक्सेशन आ जाती है। और चलें इस तरह से तो नहीं समझ आएगी, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये है, ये उसने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, बहुत इजी रहेगा आपके लिए भी इसको समझना। देखें अब हम स्टार्ट करते हैं। ये उसने पर्सनैलिटी को डिफरेंट, फ्राइडे कह लें कि आसान कर दिया। और मैं ये कहती हूँ कि लाजमी ये चार्ट देखिएगा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और आपको पता चलेगा किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हम किस तरह से बिहेव करते हैं। अच्छा जी, इसमें उसका कहना है कि सबसे पहले जो है ओरल स्टेज आती है, ठीक है, वहाँ ऊपर नेम में लिखा हुआ है। ओरल स्टेज जो है वो पैदाइश से लेके 1 या 2 साल का अर्सा होता है, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर तो 1 साल का ही अर्सा होता है, लेकिन चले 2 साल, 1 से 2 ईयर्स न्यू बॉर्न बेबी है उसका स्टार्ट हो गया है।
तो इस टाइम पे कि बच्चा क्या करता है, बेसिकली माउथ सकिंग होती है और बाइटिंग वगैरह। देखिए पता होता क्या है, बच्चा हर चीज़ को मुंह में डालता है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है ना, उसको आप कोई भी चीज़ पकड़ा दें वो फ़ौरन से मुंह में डाल लेता है। माएँ अक्सर मना कर रही होती हैं कि ये चीज़ें नहीं मुंह में डालनी। तो बेसिकली वो क्या करता है, अपने मुंह से ही अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है मुताबिकत इख्तियार करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। जब तक उसके दांत नहीं निकले होते वो उस चीज़ को चूसना शुरू कर देता है, लेकिन शक करता है। लेकिन जैसे ही वो उसके दांत निकल आते हैं, वो उस चीज़ को काटता है, चबाता है, वो उस चीज़ को काट के चेक करता है ये क्या है। उस सिचुएशन में अगर माँ फ़ौरन से वो चीज़ खींच ले ना, तो बच्चे में, या कह लें कि उस ये वो पीरियड है जहाँ पे बच्चे की अगर सेटिस्फेक्शन ना हो तो उसमें एक फिक्सेशन आ जाती है। यानी फिक्सेशन का क्या असर होता है बच्चे में, वो एक कन्फ्लिक्ट वाला कि वो ये बच्चा ज़्यादातर जो है वो डिपेंडेंट रहता है दूसरों पे। देखें ज़रा कैसी इंटरेस्टिंग बात है कि इस तरह का बच्चा जो है वो उसमें फिक्सेशन आ जाती है। वो इसमें जो हैबिट्स जो डेवलप होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा वो फूड लवर, जिस तरह खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाता है बड़े होके इसमें क्या क्या चेंजिंग्स आते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं इसके। बहुत ज़्यादा खाना खाता है, अंगूठा चूसना वगैरह, च्युइंगम चबाना और बातूनी वगैरह होना, बहुत ज़्यादा बातें करना। और फिर देखा ये गया है कि स्पेशली स्मोकिंग का जो एक रुझान है वो इस तरह के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, कि जो कि इस तरह के जिनकी उस टाइम पर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई होती वो इस तरह की चीज़ों से सेटिस्फेक्शन, ये फ्रॉइड का कहना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्टेज है वो है एनल स्टेज। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, क्लीनिंग ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, सफाई के हवाले से बताया जाता है। अगर बच्चा सफाई ना करे, बच्चा सफाई का ख्याल ना रखे, माँ बहुत ज़्यादा डांट डपट करने वाली हो, टीचर्स बहुत ज़्यादा डांट डपट करने वाले हों उस टाइम पे, तो ऐसे बच्चे में भी फिक्सेशन आ जाती है। तो इसका असर क्या होता है बच्चे पे कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल हो जाता है। और इस तरह का बच्चा बहुत हद तक या तो एक ख़ास अंदाज में हर चीज़ को बहुत सलीके से रखने का आदी हो जाता है, सफाई का उसको बहुत ज़्यादा जुनून हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे अंदर भी पाई जाती है। तो अगर कि मुझे भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग फोबिया है, कि मुझे लगता है कि हर टाइम जो है वो सफाई होनी चाहिए, या इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फजूल खर्च होते हैं या बहुत ही ज़्यादा कंजूस होते हैं। नेक्स्ट है जी, वो है जी हमारे पास फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज जो है बेसिकली 4 से 5 या 3 से 5 तक भी इसको कंसिडर किया जाता है। तो इसमें जो है जो ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें जो है एक तो बच्चे में ना इस तरह के, अब मैं उसको किस तरह से बताऊँ, हाँ एक चीज़ होती है कि उसमें जी, उसमें ना बच्चों में वो वाली चीज़ें आ जाती हैं कि अपनी माँ के साथ लगाव है, फादर के साथ लगाव है। और बच्चों में स्पेशली गर्ल्स में, बेबी गर्ल्स में ये चीज़ देखी गई है कि माँ का दुपट्टा लेके घूमना, लिपस्टिक लगा लेना। लड़कों में ये चीज़ देखी जाती है बेबी बॉय में कि वो अपने फादर की चाबियों का गुच्छा पकड़ लेता है, कोई फाइल्स को पकड़ लेगा। तो ये एक अटैचमेंट का इजहार करता है अपनी फैमिली के लोगों में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास लिटेंसी जो है पीरियड, ये होता है बेसिकली 5 ईयर्स से आपकी टीन एज तक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो इस तरह की जो थर्ड फैलिक जो चीज़ें होती हैं वो दब जाती हैं, और उसके बाद इंसान सीखता है नई से नई चीज़ों, पढ़ाई करना, और कह लें कम्युनिकेशन स्किल्स का उसको पता चलता है। और सुपर ईगो जो है वो गालिब आ जाती है, इंसान की इड पीछे रह जाती है। इंसान को पता चलता है कि मेरे मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, मेरे सोशल एथिक्स क्या हैं, उनको वो फॉलो करता है। कि मेरी जो इर्द गिर्द डिज़ायर्स हैं मैं वो ओपनली उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है अडल्ट स्टेज। अडल्ट में क्या है कि इंसान जो है जब पढ़ लिख जाता है और एक बड़ा हो जाता है, उसमें ऑब्वियसली वो चीज़ें कह लेना कि एनर्जी आ जाती है हर चीज़ के हवाले से, कि मैंने पढ़ लिया है, अब हो सकता है कि जॉब भी ले लिया आपने, अब अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ भी ख़रीद सकते हैं। तो इंसान का किस तरफ ध्यान होता है कि अब कोई ऐसी चीज़, यानी कोई लाइफ पार्टनर की तरफ रुझान हो जाता है। और जिस तरह से हमने मैस्लो की थ्योरी में पढ़ा था, लव एंड बिलोंगिंगनेस का जो एक मोटिव इंसान के अंदर होता है, तो फिर इंसान इस तरह की चीज़ें और फिर अपने गोल की तरफ तवज्जो देता है। तो ये इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट्स थे जिसको आज हमने स्टडी किया। ये फ्रॉइड का कहना है, इस पर तनकीद भी की गई। तनकीद जो हुई है इस पर
लाइक अगर आप देखो ये स्टेजेस इस तरह की हैं, ऑरल है, एनल स्टेज है, फैलिक स्टेज है, और ये तमाम स्टेजेस हैं इंसान की। इस पर क्रिटिसिज्म ये हुआ है फ्रॉइड का कि इसने बहुत हद तक जो है इंसान को एक रिमोट कंट्रोल की तरह एक्सप्लेन किया। लाइक उसकी जो कुछ भी उसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी डिज़ायर्स उसको कंट्रोल कर रही हैं, उसका अनकॉन्शियस माइंड उसको